आज हम ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में केंद्रीय बैंक इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शीर्ष बैंक होता है। देश के समस्त बैंक इसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। इस बैंक को नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। परिभाषा के अंतर्गत सैमुअल्सन के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का अनुभव तो काफ़ी समय से किया जाने लगा था, लेकिन इसकी स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम 1913 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ब्रिटिश सरकार को लिखे गए पत्र में दिया गया था। इसके पश्चात अनेक विद्वानों द्वारा इसकी स्थापना के सुझाव का समर्थन किया गया और अनेक सम्मेलनों में इनकी स्थापना के संबंध में विस्तार प्रस्तुत किए गए। 1925 में डिल्टन यंग आयोग ने देश में एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक जांच समिति ने केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए जोरदार शब्दों में सिफारिश की। 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। 1933 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट विधानसभा के सामने रखा गया, जो 1934 में पारित हो गया। 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इस बैंक का 1 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य इसमें पहला है रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना। रिजर्व बैंक की स्थापना के अभाव में रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जब साख एवं पत्र एवं मुद्रा पर एक ही संस्था का नियंत्रण नहीं होता, तब तक व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का विस्तार या संकुचन नहीं हो सकता। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दूसरा है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। बाह्य ऋणों की व्यवस्था में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सरकार द्वारा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों एवं भुगतान का हिसाब रखता है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तीसरा है कोषों का केंद्रीयकरण। केंद्रीय बैंक की स्थापना से पूर्व समस्त बैंक अपने नकद कोष अलग रखते थे। इससे बैंकिंग प्रणाली में दृढ़ता नहीं आ पाती थी तथा जनता का इसमें विश्वास उत्पन्न नहीं होता था। अतः समस्त बैंकों की नकद कोषों के केंद्रीकरण के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। चौथा है मुद्रा बाजार का संगठन और कृषि साख की व्यवस्था करना। विदेशों के साथ मौद्रिक संबंध बनाए रखना। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। इसके अंतर्गत पहला है केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य और दूसरा है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। तो केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य के अंतर्गत पहला आता है नोटों का निर्गमन। रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के या नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। इस तरह से 1 रुपये के नोट
या सिक्के को और छोटे सिक्के को छोड़कर जितने भी नोट वर्तमान में चलन में रहता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है और उन्हें नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण का कार्य करता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपये के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना है। यह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के साथ सभी बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है तथा सरकार को आर्थिक एवं मौद्रिक नीति संबंधी मामलों में सलाह भी देता है। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो कि अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। यह व्यापारिक बैंकों का बैंकर ही नहीं बल्कि अंतिम ऋणदाता भी है। चौथा, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण प्रदान करता है। पांचवा, साख नियमन समाशोधन गृह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, अतः यह अनुसूचित बैंक को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके द्वारा यह बैंकों के आपस में रुपये के हस्तांतरण को संभव एवं सुविधाजनक बनाता है। और सातवां है देश के विदेशी मुद्रा कोष के संरक्षण का कार्य। रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य विदेशी मुद्रा का संचय एवं संरक्षण करना है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक अपनी विभिन्न देशों की मुद्राओं के कोष अपने पास रखता है और उस पर उचित नियंत्रण भी रखता है ताकि आवश्यकता के समय विदेशी मुद्रा का उचित प्रयोग हो सके। इसके बाद साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य में पहला है जमा पर रुपया प्राप्त करना। रिजर्व बैंक अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से जमा प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन जमाओं पर रिजर्व बैंक ब्याज नहीं देता। दूसरा है ऋण लेना। रिजर्व बैंक भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक अथवा अन्य देशों के केंद्रीय बैंक से अधिक 1 महीने के लिए ऋण ले सकता है। तीसरा है ऋण देना। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों को 90 दिन के लिए ऋण अथवा अग्रिम के रूप में ऋण देता है। यह अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सरकारी बैंकों की मांग पर देय अथवा 90 दिन के अंदर देय ऋण होता है। ये ऋण स्वीकृत प्रतिभूतियों, सोना चांदी, अनुसूचित बैंक तथा सहकारी बैंकों के बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की जमानत पर दिए जाते हैं। चौथा, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय कर सकता है। बिलों का क्रय विक्रय, कृषि बिलों का क्रय विक्रय, स्वर्ण का क्रय विक्रय और बहुमूल्य पदार्थों को सुरक्षित रखना। इसके बाद विकास संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा। देश में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक अपनी ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास एवं विस्तार के वह विशेष प्रयास कर रहा है। औद्योगिक साख। रिजर्व बैंक ने उद्योगों के विकास के लिए दीर्घकालीन औद्योगिक साख उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु वह औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम तथा औद्योगिक विकास बैंक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा लघु उद्योगों को बढ़ावा
देने के उद्देश्य से सन 1960 में गारंटी योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों एवं अन्य शाख संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने पर गारंटी देता है। रिजर्व बैंक में लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना में भी अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा कृषि शाख, रिजर्व बैंक ने कृषि शाख हेतु एक अलग विभाग खोल रखा है। यह सरकारी बैंकों का निरीक्षण करता है, कृषि शाख संबंधी सलाह देता है और 1982 में नाबार्ड की स्थापना कर कृषि शाख उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद रिजर्व बैंक द्वारा शाख का नियंत्रण। इसमें पहला है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। बैंक दर द्वारा व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी अथवा सरकारी हुंडियों की जमानत पर केंद्रीय बैंक से ऋण अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य सरकारी प्रतिभूतियों व प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों आदि के क्रय विक्रय से है। जब रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचता है तो जनता के द्वारा इन्हें खरीदा जाता है, जिससे जनता का धन इन प्रतिभूतियों में विनियोजित हो जाता है, जिससे मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदता है तो इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तीसरा है परिवर्तनशील कोषानुपात। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाओं का एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत जमा करना पड़ता है। इस प्रतिशत में जमा कर रिजर्व बैंक शाख नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक ने समय समय पर न्यूनतम कोषों में परिवर्तन कर इस नीति को अपनाता है। इसके बाद है तरल कोषानुपात। तरल संपत्ति में नकद, बैंकों में जमा विनिमय विपत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ सम्मिलित की जाती है। इस समय तरल कोषानुपात 46% है। इसके बाद होता है चयनात्मक शाख नियंत्रण, नैतिक दबाव की नीति। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक समय समय पर अपने सदस्य बैंकों को समझा बुझाकर अपनी निश्चित नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाता है और समय समय पर सदस्य बैंकों को परिपत्र भेजकर भी उन्हें शाख की मात्रा को नियंत्रित करने का सुझाव भी देते रहता है। इसके बाद रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता, जिनमें पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा पर ब्याज नहीं दे सकता। दूसरा है रिजर्व बैंक बिना जमानत के ऋण नहीं दे सकता। तीसरा, रिजर्व बैंक न तो कोई बिल दे सकता है और न ही भुना सकता है जिसका मांग पर भुगतान नहीं हो सकता। चौथा, रिजर्व बैंक देश के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों में भाग नहीं ले सकता। पांचवा, रिजर्व बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता और न ही इस प्रकार की संपत्ति को खरीद सकता है। और छठवा है रिजर्व बैंक अपने अथवा अन्य बैंक अथवा किसी कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता और न ऐसे अंशों को जमानत पर ही ऋण दे सकता है। इसके बाद रिजर्व बैंक की सफलताओं में पहला है नोट निर्गमन में सफलता। रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन के अधिकार में सफलता मिली है। दूसरा है सुलभ मुद्रा नीति। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय बैंक दर 3.5% थी, जिसे सन 1935 में घटाकर 3% कर दिया गया। वर्तमान में यह 6% के आसपास है। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक ने अपने जीवन काल में सुलभ मुद्रा नीति का अनुसरण किया है। तीसरा है स्फीति नियंत्रण। रिजर्व बैंक देश में प्रचलित मुद्रास्फीति को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाते हैं। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपातों में परिवर्तन के साथ साथ
इसने चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा देश के भीतर कीमत स्तर को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया है। चौथा है ब्याज दरों में स्थिरता। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व देश में ब्याज की दरों में बहुत उच्चावचन होते रहते थे। रिजर्व बैंक ने व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार साख का नियमन कर ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तनों में काफ़ी स्थिरता स्थापित की है। पांचवा, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था। इस सरकार के एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक ने सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण का बहुत अच्छा एवं सराहनीय प्रबंध किया है। उसने केवल आंतरिक ऋण ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण भी बड़ी मात्रा में कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया है। छठवा है कृषि वित्त की व्यवस्था। रिजर्व बैंक ने स्थापना के बाद कृषि के विकास के लिए कृषि शाख विभाग की स्थापना की। सातवां, औद्योगिक वित्त। रिजर्व बैंक ने देश में औद्योगिक विकास को सुचारू रूप तथा संतुलित रखने की दृष्टि से उद्योगों के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वित्त निगमों को सहायता प्रदान की है। और आठवां है समाशोधन गृहों की व्यवस्था। रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों द्वारा आपसी लेन देन के निपटारे के लिए समाशोधन गृहों की स्थापना की है। जहां रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं है वहां स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में यह सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद रिजर्व बैंक की असफलताओं में पहला, मुद्रास्फीति को रोकने में असफल। रिजर्व बैंक अपनी नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति जैसे बुराइयों पर अंकुश पूर्णतः नहीं लगा पाई। उम्मीद है कि रिजर्व बैंक अपनी साख एवं मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्थाओं के द्वारा मुद्रास्फीति जैसी बुराई पर काबू पा लेगा। दूसरा है मुद्रा बाजार में संबंध का अभाव। रिजर्व बैंक संगठित मुद्रा बाजार एवं असंगठित मुद्रा बाजार के बीच समन्वय एवं एकीकरण स्थापित करने में असफल रहा है। तीसरा, ब्याज की दरों में भिन्नता। मुद्रा बाजार में समन्वय एवं एकीकरण का अभाव होने के कारण देश के विभिन्न भागों में अलग अलग ब्याज की दरें प्रचलित है। असंगठित मुद्रा बाजार में स्वदेशी बैंकों, साहूकार एवं महाजन लोग 36% वार्षिक ब्याज ले रहे हैं। रिजर्व बैंक की दर में परिवर्तनों का इनकी ब्याज की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित ऊंची ब्याज की दरें रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी असफलता है। और इसके बाद है बिल बाजार के विकास में असफलता। आज भारत में बिल बाजार का समुचित विकास नहीं हो सका। आज भी मुद्रा बाजार में अच्छे एवं कटौती योग्य बिलों का भारी अभाव पाया जाता है। इसके बाद रुपये के बाह्य मूल्य में अस्थिरता। रिजर्व बैंक भारतीय रुपये के विदेशी मूल्यों को स्थिर रखने में असफल रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय रुपये का कई बार अवमूल्यन किया जा चुका है। छठवां है बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता। यद्यपि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली गई है, फिर भी देश के आकार एवं जनसंख्या को देखते हुए बैंकिंग सुविधा अपर्याप्त है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है। और सातवां है साख नियंत्रण में कठिनाई। रिजर्व बैंक को साख मुद्रा के नियमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने समय समय पर विनिमय नियंत्रण की विभिन्न नीतियों को अपनाया है। इस तरह से जहां बैंकों का बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, इनकी सफलता असफलता, साथ ही साथ नोटों का निर्गमन के द्वारा समन्वय स्थापित करना और सभी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा गया है या भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। यह बैंकों का बैंक कहलाता है और यह साख संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करती है। विकास संबंधी कार्यों के लिए समय समय पर सरकार को
सलाहकार के रूप में सलाह भी देते रहता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। शेष भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।